चल रही है। हमारे यहाँ तेज तो नहीं है। हाँ बट तेज हो जाती है फिर आती है, बंद तो नहीं हो रही है। Good evening। हाँ, हिमाचल में तो बहुत ज्यादा फ्लड्स आ रखे हैं। हिमाचल में तो बादल सारा काम एक साथ कर देते हैं। हाँ और क्या, ये तो हिमाचल वाले ही बताएंगे। बताओ भाई पलक, कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, बारिश आ रही है एकदम जोरों से। यस मैम। सही है। तुम में से कांगड़ा से कौन है? कांगड़ा से राहुल था शायद, राहुल आया। मैं भी। पलक है, पलक सक्षम सब ये कांगड़ा में तो बहुत बारिश है, हैवी। यस मैम। यस मैम। यस घर सही सलामत है वहां पे? कुछ तो ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे घर वर वो फ्लड से बह गए होंगे। यस मैम। यस मैम। मैम, इंदौर साइड। हाँ, मैम, पंजाब साइड और इंदौर साइड। वहां पे क्या? मैं इंदौर से हूँ। इंदौरा से? इंदौरा में क्या हो रहा है? वहां पर पानी आ गया है। अच्छा। मैम हमारे यहाँ कुछ लाइट? एरिया हाँ चलो, पानी आ जाए वो तो जब हैवी बारिश आती है वो तो कहीं पे भी आ सकता है, पर घर ही ढह जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। मैम नेटवर्क इशू घर वगैरह। हम्म, बिल्कुल नेटवर्क इशू भी ज्यादा है। ठीक है। क्लास आज मुझे लगता है बच्चे इसलिए ही कम है ना क्लास में। आज बहुत हैवी रेनफॉल बताई हुई है, आज और कल, है ना? स्कूल भी ऑफ है ना तुम लोगों के तो? यस मैम। ट्वेल्व ऑफ। हाँ, चलो। पीर बख्श आया है आज क्लास में? नहीं आया? धनंजय तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ, पीर बख्श को? मैम कुछ बोला होगा आपको। हाँ, अभी तो पूछ रही हूँ। पता नहीं मैम। तुम मत करना मैं ऐसे। कुछ मैम मैं पढ़ाई, कुछ नहीं कहना चाहता। तुम भी नहीं कह सकते? मैम उसके बारे में नहीं कह सकता। अपने बारे में बताओ। नहीं मैम, मैं नहीं करूंगा ऐसा। हम्म, मेहनत करो, 4 महीने बच गए। टेस्ट कैसा रहा? हम्म,
टेस्ट बढ़िया गया? अब की बार तो फोड़ दिया होगा तुमने टेस्ट फिजिक्स का तो। ठीक ही ठीक ठीक, ठीक ही ठीक क्या होता है? ओके ओके, टेस्ट में एरर पता नहीं है, अभी देखेंगे कौन से क्वेश्चन में। एज सच अभी मैंने रीड देखा नहीं है टेस्ट। ठीक ठाक सुमित, क्यों ठीक ठाक क्यों? पेपर तो इजी होना चाहिए था। मैंने तो बस ओवरव्यू लिया था पेपर का, तो मुझे तो सही लगा देखने में। मैम करने में डिफिकल्ट था, देखने में तो सही लग रहा था। अच्छा देखो अभी करेंगे कैसा लगेगा, पता चलेगा। तुम लोग ही करोगे देखना, तुम ही बताओगे मैम ये तो ऐसे कर लेंगे, मैम इसको तो ऐसे कर दो। आ गया पीर बख्श, इसी का इंतजार कर रहे थे हम। स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। केमिस्ट्री, हाँ जी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। मैम हो गया था। आराम से हो गया था। यस मैम। यस मैम। क्या एलसीआर सर्किट है, वो भी रेजोनेंस पे डायरेक्ट बता दिया। रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन में कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की एफ नॉट है और अगर अब कैपेसिटेंस को हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो नया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितने पे आएगा? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी। एलसी। तो मान लो ये ओमेगा नॉट यानी एफ नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग ओमेगा नॉट है जो कि 1 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी है। ठीक है, अब आपको ओमेगा नॉट स्क्वायर को मान लो 1 बाय ऑफ एलसी। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रखनी है अब? या तो यहीं से लिख लो कि ओमेगा नॉट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय रूट सी के। तो फ्रीक्वेंसी भी ऐसी आ जाएगी ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी भी किसके आ जाएगी? प्रोपोर्शनल 1 बाय रूट सी के। तो रूट कितना है भाई? 4 गुना बढ़ाया है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट ऑफ 4c। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 अंडर रूट ऑफ 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी। तो मैम डी। एफ नॉट डैश को 1 अपॉन अंडर रूट सी, ये किसके बराबर था? एफ नॉट के। तो एफ नॉट डैश यहाँ से आ गया तुम्हारा एफ नॉट बाय 8। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 वाला बताओ। ये हो गया था। यस मैम। The value of alternating EMF E in the given circuit will be। तो E की वैल्यू निकालनी है और सबके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज दे रखी है। तो VR किसके बराबर होती है भाई? सॉरी नॉट VR, आपकी Z। एक्सटर्नल वोल्टेज। हाँ, एक्सटर्नल वोल्टेज V नॉट किसके बराबर होगी? V स्क्वायर R प्लस या तो VL माइनस VC का, कौन सा बड़ा है भाई? VC बड़ी है तो VC माइनस VL कर लो, इसका होल स्क्वायर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो यस मैम। सारी वैल्यूज गिवन है, VR गिवन है, VC गिवन है, VL गिवन है, तो B आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जिसने नहीं किया है बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। VR की वैल्यू 88 जा 6400। मैंने हो गया था बट कॉन्फिडेंट नहीं था। इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो फिर तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई। अगर इस मैंने बिल्कुल क्वेश्चन सही करा था मैंने। अगर इस क्वेश्चन में भी तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो फिर तुम पढ़ क्या रहे हो? 100 मैम कर माइनस लिया था, काफी सारे क्वेश्चन भी करे थे बट मैम एक बार को डाउट हो गया था इसके आंसर पे। क्यों? 100 में से 40 गए तो कितना बचेगा? 60। 60। क्या बनेगा भाई? ये कर लेना 8 8 जा 60 का कितना बनेगा? 6 6 जा 36। 100 वोल्ट आ गया फिर तो। यस हाँ? मैम। यस मैम। Yes, ma'am. 100 वोल्ट विल बी योर आंसर। थर्ड वाला बताओ मुझे। मैम 2 में डाउट रहता है इसमें, तो मैम बी लगा के आए, वो गलत हो गया, सी था। लेट्स चेक।
ये बोल रहा है एलसीआर सर्किट में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसने रॉन्ग पूछी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इन द सेम फेज। एलसीआर सर्किट की बात कर रहा है ये कब होगा, ये सिनेरियो कब हो सकता है, ओनली ऑन, देखो यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम किसका, एलसीआर सर्किट में। एलसीआर सर्किट में यहाँ पर तो तुम्हारे आई करंट की वैल्यू होती है, करंट के साथ ही तुम्हारा वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सेम फेज में रहेगी। तो आई नॉट और वी आर दोनों एक साथ एक फेज में आते हैं, तो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आएगा अपना कौन सा, इंडक्टर वाली वोल्टेज, यहाँ पर आएगी नीचे कैपेसिटर वाली वोल्टेज, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट या तो ऊपर बनेगा या नीचे। अब मान लेते हैं कौन सा वाला लेके चल रहे हो, VL माइनस VC लेके चल, नहीं चलो इसको पूरा ही रहने, यहाँ पर VC है, यहाँ पर कहीं तुम्हारा रिजल्टेंट आता है V का रिजल्टेंट, ये होता है अपना 5, करेक्ट, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कब ट्रू होगी रेजोनेंस सर्किट में, फर्स्ट कंडीशन कब ट्रू होगी, अगर रेजोनेंस आएगा, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ VL माइनस VC तो हट ही जाएगा, तुम्हारा VR बचेगा सिर्फ, और वही करंट है और वहीं पर तुम्हारे सर्किट की EMF आ जाएगी। तो यानी सारी चीजें किसमें चलेंगी, सेम फेज पे। बट कंडीशन इसमें क्या है, LCR सर्किट है, ठीक है, बट रेजोनेंस कंडीशन है, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या मान ले, ट्रू मान ले, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, राइट, बोलो। ये स्पेसिफिक Ma'am, कंडीशन है ना, हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कैसे हुआ, एक बार ये बता दो, सेम फेज में मतलब। सेम फेज में VL माइनस VC तो हट ही जाएगा ना, अगर VL अगर हाँ मैं ये तो हट जाएगा। हाँ VL VC के बराबर हो गया, तो जो तुम्हारी एक्स्ट्रा सारी वोल्टेज किसके अक्रॉस हो जाएगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। भाई रेजिस्टेंस Yes, में ma'am. तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं करता ना वो। यस मैम। हाँ, तो रेजिस्टेंस के केस में अप्लाइड EMF, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस के अक्रॉस EMF सब फेस में चलेगा रेजोनेंस कंडीशन में, ठीक है भाई, ये उस कंडीशन में ट्रू है। बी वाली स्टेटमेंट बोलो, ठीक है। बी में बताओ, EMF and potential difference at inductor, applied EMF and potential difference at inductor coil have phase difference of pi by 2. Potential difference at inductor have, बताओ, मतलब ये कह रहा है कि जो ये तुम्हारी अप्लाइड EMF है और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर है फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में साफ साफ दिख रहा है ये तो 180 डिग्री का होता है, मतलब ये तो गलत है ही है, ठीक है, यस मैम। ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, साफ साफ दिख रहा है। डी देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, ये ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है भाई, ठीक है। बी कुछ फंस रहा है, अप्लाइड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मैम करंट होता तब ठीक हो जाता ना इधर। हाँ, करंट जो तुम्हारे सर्किट का मेन करंट होगा और उसके वोल्टेज में जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वहां 90 डिग्री होता तो स्टेटमेंट करंट सही हो जाती, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये तुम्हारा रिजल्टेंट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये रिजल्टेंट है, ये वोल्टेज है VL वाली, तो यहाँ ये पर्टिकुलर 90 तो नहीं है बेटा। यस मैम। अब मान लो अगर मैं इस सर्किट में इनपुट वोल्टेज ले लेती हूँ V0 साइन ओमेगा टी, करंट आएगा सर्किट में I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर कब, जब मेरा कौन लीड कर रहा होगा, कैपेसिटर है ना, अगर हमने +5 किया है तो कैपेसिटर लीड करेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने केस लिया VC इज ग्रेटर देन VL, ओके, तो +5 आया। अब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी बनेगी, VL इक्वल्स टू V0 साइन, इंडक्टर क्या चाहता है भाई, हम लीड करें ना 90 से, तो ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 + 5 बनेगा। तो अगर मैं एक्सटर्नल से बात करूं तो 90 + 5 चला गया ना,
90 + 5 करंट के साथ ही बैठेगा बेटा। बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये अप्लाइड ईएमएफ के साथ नहीं बैठेगी, ये करंट के साथ बैठेगी। समझ रहे हो कैसे? हाँ, कुछ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? मुझे मैम कुछ कैसे जो VL और V में 90 नहीं आ रहा है इस वजह से ना। हाँ देखो, यस। करंट के साथ बैठेगा ना, हम करंट के साथ निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा जो सर्किट भी बनाया है फेस डायग्राम, फेसर डायग्राम में भी 90 डिग्री का फेस डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के और उसमें, तो ये वाली तो फॉल्स है स्टेटमेंट, ये नहीं हो सकती ट्रू। एग्री कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। बोलो बाकी के, बाकी एक बार क्लास Yes, ज्वाइन ma'am. करो। मैम बट Yes, जो ma'am. आंसर दिया हुआ वो भी सी, और सी तो है ही फॉल्स। सी तो है ही। मैम मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट का तो ऑप्शन भी नहीं है। क्या कह रहे हो? मल्टीपल का तो ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही है, पर बी ऑप्शन भी सही नहीं है। मैम बी ऑप्शन को एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दूं बी का? मैम बी ऑप्शन सही क्यों नहीं है? देखो बी में अब तुम्हें फेसर डायग्राम दिख तो रहा है, ये फेसर डायग्राम तो दिख तो रहा है कि हमारे पास मान लो ये इंडक्टर की वोल्टेज है VL, और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस की वोल्टेज है VR। ठीक है, यहाँ कहीं I0 सर्किट का करंट आएगा। अब ये जो Yes, ma'am. सर्किट का करंट I0 है ये VL के साथ 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, वो तो यहाँ पर कुछ फाई बनाएगा, जिसे हम फाई का फैक्टर बोलते हैं। मैम पर वो 5 क्यों बनाएगा? मैम यहाँ पे तो सिर्फ इंडक्टर है ना मैम, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। बट सर्किट तो LCR है ना, बात तो LCR की कर रहे हैं ना, ओके मैम। बात तो पूरी LCR सर्किट की है ना, इस वजह से। ठीक है, चलो। मैम वैसे 5 थोड़ी बनाएगा इनके बीच में। हाँ नहीं, π/2 नहीं बनेगा, फाई बनेगा रिजल्टेंट वोल्टेज, सर्किट की रिजल्टेंट वोल्टेज और तुम्हारे रेजिस्टेंस की वोल्टेज पे एंगल फाई। हाँ मैम वो तो बनेगा ठीक। हाँ, आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। ये क्या कह रहा है? एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एनी AC सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर इन द सर्किट। ये तो सही बात है भाई, ट्रू बात है एकदम। हमने क्या बोला था कि सारा का सारा जो भी तुम्हारा पावर वेस्ट होगा, पावर कंज्यूम होगा या पावर शो होगा, वो सारा रेजिस्टर में होगा, इंडक्टर कोई भी पावर नहीं खाता। अब कह रहा है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर इज 0। ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 थी कि ऑप्शन नंबर ए है ना, तो कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस पावर 0 होती है, एवरेज याद रखना। आ जाओ। मैम आइडल में क्यों होती है? कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस अगर आइडियल का मतलब है कि रेजिस्टेंस नहीं है इनके पास, आइडियल इंडक्टर का मतलब है कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये आइडियल का, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन इंडक्टर। ओके मैम। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा अभी करेंगे, इसको स्टार मार्क कर लो। 6th पे आ जाओ। 6th तो सीधा क्लास का ही क्वेश्चन आया है। साइनसॉइडल करंट पूछा है, अगर पीक वैल्यू I0 है तो कितना पावर दिखेगा, मीन पावर यानी एवरेज पावर। ये तो क्लास में कराया था बेटा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P एवरेज IRMS BRMS cos फाई। रेजिस्टेंस के केस में cos फाई कितना होता है? 1। तो यहाँ पर देखो VRMS IRMS, तो VRMS को क्या लिख सकते हो भाई? V इक्वल्स टू IR, तो I लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा I² RMS इंटू R। तो अभी I0 में पूछा है पीक वैल्यू में, तो IRMS को पीक में क्या लिख सकते हो? I0 बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू R। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, एकदम क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्या ये थ्योरी से ही आया है। 7th हो गया होगा बेटा? Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। क्या कह रहा है? इन एन AC सर्किट ए रेजिस्टेंस ऑफ R ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज
विद एन इंडक्टर एल, यानी LR सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें फेज डिफरेंस ऑलरेडी 45 डिग्री दे दिया है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? 10 फाई। यस मैम। 10 फाई किसके बराबर होगा भाई? अगर LR सर्किट है तो यहाँ तो तुम्हारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगी, यहाँ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, और यहाँ पे तुम्हारा करंट, यहाँ पर बनेगा तुम्हारा रिजल्टेंट V, ये फाई। तो 10 फाई किसके बराबर हो जाएगा? VL अपॉन VR। VR। और अब हमें यहाँ पे VL और VR तो नहीं दे रखा, हमें इंडक्टर के फेस में पूछा है, तो इसको Z के फॉर्म में बताओ। R अपॉन Z वाले फॉर्मूले से Z हो जाता है, ये L हो जाता है, और ये यहाँ पर R भी हो जाता है, राइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लो, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बना? L अपॉन R, है ना, L/R। अच्छा ये एक्सेल बनेगा ना पूरा, XL/R। तो 10 45 डिग्री यानी 1, तो R की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एक्सेल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यस मैम। सी। तो दोनों तरीके में हम ये लगा सकते हैं, ये वोल्टेज में भी लगता है और तुम्हारा इम्पीडेंस में भी लगता है कि यहाँ रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ एक्सेल आएगा, और यहाँ बनेगा तुम्हारा इम्पीडेंस Z, और यही फाई। तो दोनों केस में ये फॉर्मूला लगता है, अलग अलग। ओके, 8th क्वेश्चन हो गया था मैम। कर लिया था। कैपेसिटर है, कैपेसिटी which must be placed in series with a resistance of 50 ओम, मतलब LCR सर्किट की बात हो गई है। तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी must be placed in series with resistance and inductance to bring the current in phase with voltage। क्या कंडीशन बन रही है भाई इसमें 8th क्वेश्चन में? मैम रेजोनेंस की। मैम रेजोनेंस बन रही है मैम, XL इक्वल टू XC हो जाएगा। एक सेकेंड देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखो। करंट इज इन फेस विद वोल्टेज, करंट और वोल्टेज सेम फेस में आ गए ना, और ये कब हो सकता है? सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन में करंट वोल्टेज के साथ फेस में आ जाए, क्योंकि कैसे बिहेव करता है? एज अ प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट हो जाता है एट रेजोनेंस पे। तो याद रखना, एट रेजोनेंस सर्किट विल बिहेव लाइक प्योर रेजिस्टेंस। तो प्योर रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, इसलिए वहां पर तुम्हारा जो सेकंड ऑप्शन था वो गलत भी था। चलो भाई, तो अब यहाँ पर बस XL इक्वल्स टू किसके करना होगा? XC के। XC के। यस मैम। तो XL इक्वल्स टू XC कर दोगे तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास? MC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर L। हाँ, तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी। कराना है कर लोगे। XL इक्वल्स टू कर ले। ओमेगा L इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC, ओमेगा की वैल्यू है ही, फ्रीक्वेंसी है मतलब ओमेगा है, और इंडक्टर की गिवन है, तो आराम से कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी हो जाना चाहिए था। 9th बताओ। नहीं मैं भी हो गया था। मैम एक बार करवा दो आप। कराऊंगी तो मैं सही। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए रेटेड पावर ऑफ दिस एंड दिस। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए पावर, मतलब 50 वॉट की पावर है एट 100 वोल्ट। इफ इट इज यूज्ड इन एन AC सोर्स, अगर AC में यूज करते हैं 200 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज। देखो ये तो चॉक कॉइल की एप्लीकेशन है। यस मैम। मैंने यही तो बताया था कि भाई अगर हम किसी भी ट्यूबलाइट के अक्रॉस या किसी भी बल्ब के अक्रॉस जो AC में जो वोल्टेज दे रहे हैं और वो ज्यादा है और हमारा बल्ब खराब होने के चांसेस है, तो हम चोक कॉइल यूज कर लेते हैं, राइट। क्योंकि चॉक कॉइल पावर फैक्टर, उसमें रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर में लॉस हो जाता है उसका, तो पावर फैक्टर आ जाता है ना रेजिस्टेंस की वजह से। तो जो पावर एक्स्ट्रा पावर उस बल्ब के अक्रॉस आएगी, वो पावर किसके अक्रॉस हो जाती है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हमारा सर्किट सेव हो जाता है। तो ये तो चॉक कॉइल की डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गई। A chalk coil has to be used in series with it. A chalk should have an inductance of what? तो कैसे करोगे इसको? तो मैम फर्स्ट वाले केस से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, पावर भी दे रखी है, वोल्टेज भी दे रखा है। हाँ, फिर हम उसका सेकंड वाले में यूज करके आ जाएगा। देखो चेक चोक कॉइल का मतलब है बस ये LR सर्किट ही है,
ठीक है, दिस इज योर LR सर्किट। LR सर्किट है तो अभी इंडक्टर की वैल्यू गिवन है क्या? इंडक्टर भी नहीं गिवन है। AC दिया हुआ है। इंडक्टर ही तो निकालना है। अच्छा, इंडक्टर ही निकालना है। तो रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लोगे पावर से। पावर से निकल जाएगा ना, पावर इक्वल्स टू V²/R। पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकालोगे? रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे? इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस कैसे आएगा? तुम्हारे पास AC सोर्स दिया हुआ है। AC का ये 200 वोल्ट कौन सा सोर्स है? AC में मैम 200 VRMS है। होती है RMS वैल्यू। ठीक है, AC में 200 वोल्ट होती है RMS वैल्यू। तो यहाँ से RMS अपना क्या निकाल सकते हो तुम? 200 गिवन है। रेजिस्टेंस कितना आएगा? मैम रेजिस्टेंस याद नहीं निकाला था। मैम वोल्टेज इससे करंट भी निकाल सकते हैं पहले वाले केस से, P = I²R। पावर इक्वल्स टू V²/R। पहले रेजिस्टेंस निकालो, 100 × 100/50 200 50 200 आ गया भाई। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 200। तो इस सर्किट में करंट भी निकाल सकते हो V = IR से। वोल्टेज है अपने पास 100, R 200 हो जाएगा, तो करंट भी कितना आ जाएगा भाई? 0.5 एम्पियर। यस मैम। ये अपनी करंट की वैल्यू है। अब कह रहा है इफ इट इज यूज्ड ऑन एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो 200 वोल्ट का सोर्स है भाई। अब 200 वोल्ट के सोर्स में यहाँ पे इंडक्टर भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गया। अब सीरीज में है, तो सीरीज में करंट तो क्या रहने वाला है? सेम। इसका मतलब ये है कि इस बल्ब के अक्रॉस, क्योंकि हमें फुल पावर पे ग्लो कराना है ना, ये बल्ब फुल पावर पे ग्लो कराना होगा, तो करंट तो इसमें कितना जाना चाहिए? 0.5 ही जाना चाहिए जब आप इंडक्टर लगाओगे। तो हाँ बोलो। मैम जो 0.5 है ये वाला पीक है ना हमारा। हाँ, ये पीक करंट है। मैम इससे RMS निकाल सकते हो फिर। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। तो मैम वोल्टेज RMS वाली लेंगे और करंट हमारा वैसा I0 आएगा। हाँ रुको, मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये तुमने यहाँ से करंट निकाला है ना 0.5 एम्पियर, अब यही करंट तुम्हारा इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाला जो सर्किट होगा उसमें भी 0.5 ही रहना चाहिए। ठीक है, इफ इट इज यूज्ड ऑन एन AC सोर्स। हाँ बोलो बोलो। मैम ये V max दिया हुआ होगा ना? कौन सा? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। यस मैम। मैम फिर I0 आएगा ना उसमें। इफ इट इज यूज्ड एन AC सोर्स, देखो ज्यादातर जब ये 200 वोल्ट दिया होता है ना बेटा, इसको RMS लेके ही चलते हैं। मैम RMS ही होता है। तो अगर मैम ये फिर VRMS से फिर मैम IRMS कैसे आ रहा है? भाई मैम VRMS अपॉन में R की जगह Z आना चाहिए। तो मैम Z R तो की जगह पे Z आना चाहिए ना? कहाँ पे R की जगह? यहाँ LR सर्किट में। यस मैम। भाई सर्किट तो LR है, LZ कौन सा सर्किट होता है? मैम LZ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इम्पीडेंस आना चाहिए ना मैम हाँ Z तो अभी वाला। निकलना कहाँ है इम्पीडेंस? ये तो R यहाँ से, अभी तो जो फर्स्ट वाला केस है वो तो DC का केस है। DC केस में तो रेजिस्टेंस ही निकलेगा। अब ये केस सेकंड बना है। अब ये कह रहे हैं कि अब AC सोर्स, अब हमने क्या किया है? AC सोर्स यूज किया है 200 वोल्ट का, जिसमें 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इफ इट इज यूज्ड ऑन एन AC सोर्स, तो या करंट की वैल्यू रहने वाली है 0.5। तो यहाँ पर भी लगा सकते हो V = अब ये पूरा सर्किट है तो V = I, यहाँ पे R की जगह बनेगा Z। Z रहेगा इम्पीडेंस। ठीक है, वोल्टेज दी हुई है 200, यहां से करंट कितना आया है? 0.5। ये निकला तुम्हारा इम्पीडेंस। यहाँ से इम्पीडेंस कितना आ गया? ये आ गया 400। मैम 0.5/√2 नहीं लेंगे? क्यों? मैम IRMS VRMS लेते हैं ना हम तो। मैम 200 तो IRMS से VRMS है निकलेगा। और मैम नीचे आप पीक वैल्यू ले रहे हो। एक बार √2 से करके देखना ये कितना बनेगा। आंसर मैच करता है क्या हमारा? एक बल्ब रेटेड पावर। देखो जहां तक ये जब AC सोर्स, जब ये DC में होता है ना, जब DC में गिवन होता है, तब हम इसको हमेशा RMS ही लेके चलते हैं। इट यूज्ड ऑन एन AC सोर्स 200 वोल्ट, तो ये RMS ही यूज होगा। और वहां पर करंट निकाला है, ये पीक करंट है अपना। अच्छा सुनो,
अगर तुम्हें VRMS ही लिखना है ना, अच्छा पर ये हमें 200 वोल्ट RMS गिवन है ना, अगर मैं इसको पीक में बनाऊं VRMS इक्वल्स टू V0 बाय √2, ठीक है, 200 तो V0 अपना बनेगा 200√2 और ये अपना है I0 है, तो यानी ये एक बार इससे सॉल्व करके देखना। अगर मैं यहाँ पर VRM इसको रखो V0 को 200√2, तो ये 400√2 बनेगा क्या? अब एक बार इससे सॉल्व करके देखो, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z का स्क्वायर इक्वल्स टू √ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। अच्छा रूट हटा दो, फिर Z लगा दिया है, तो Z स्क्वायर की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितना, 400√2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है अपना 200 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब इससे निकाल के देखना XL कितना आता है, हाँ हाँ इसमें XL कितना आ रहा है, फोर 400√2 से प्लस 3200 माइनस मतलब 200√7 आ रहा है। 3200 में से 400 घटाओ कितना, मैं वो 400 कहाँ से आएंगे? 200 भी तो है ना इसका स्क्वायर, 4000। मैम 2 0 एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ अब ये 700 बचेगा, 800 बचेगा ना, मैम ये 1600 भी आएगा यहाँ पे, मतलब 2 0 और आएंगे मैम, 400 है। ठीक है। वो तो जीरो तो कैंसिल ही हो जानी है, ये लो। अब ये कितना बनेगा, ये 4 मैम 200√7 आ रहा है शायद। 200√7 मैम आई की कंफर्म कर लो बैठ के। 200√7 आ रहा है, एल स्क्वायर आ रहा है और XL है ना, ये तुम्हें इंडक्टर निकालना है। करो, देखो ये होगा तो अपना RMS वैल्यू 200 वोल्ट, अगर AC में 200 वोल्ट गिवन है तो दिस शुड बी RMS। अरे अगर ये RMS है और हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाली है, तो ये वाली इसके लिए RMS ही तो बन जाएगी। सुनो, अरे यस मैम। मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या करवा रहे हो, अगर जो तुमने ये सर्किट में 0.5 एम्पियर निकाला है, अब अगर इंडक्टर बनाओगे तो इंडक्टर में ये करंट फ्लो करेगा ना 0.5 एम्पियर, तो ये 0.5 एम्पियर कौन सा वैल्यू होगा AC का, AC में 0.5 एम्पियर क्या होगा, RMS वैल्यू। हाँ AC में ये वैल्यू, AC सोर्स में जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये तुम्हारी RMS वैल्यू हो जाएगी। देखो ये इंडक्टर है, इंडक्टर के बाद ये रेजिस्टेंस लगेगा, हमें एक्सटर्नल यहाँ पे कोई वोल्टेज दे रखी है जिसमें हमें बता रखा है कि ये 200 वोल्ट है, ठीक है, और ये 200 वोल्ट अपनी RMS वैल्यू है। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, तो ये 0.5 एम्पियर अब इसका इस सर्किट का कौन सा करंट बनेगा भाई, AC में AC का ये RMS ही तो बनेगा, AC का तो ये RMS ही बनेगा। तो यानी यहाँ पर तुम्हें √2 से दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये AC का RMS वैल्यू बनेगा। तो बिना Okay. √2 के करो, बिना √2 के करो, नहीं RMS बनेगा ना उसका। अब करो कितना बनेगा, तो ये तुम्हारा 16,000 माइनस 4,000 का इक्वल्स टू XL 40। स्क्वायर। हाँ तो कितना बनेगा, अब यहाँ से माइनस प्लस करो,
मैम कैलकुलेशन देगी। 15600। हाँ मैम ये 4 इंटू में 10⁻⁴ है। मैम 200√3। अब भी रूट में ही आ रहा है क्या? ठीक है, एक्सएल की वैल्यू आई है ना 200√3, तो एक्सएल Yes, को ma'am. ओमेगा एल कर लो, तो ओमेगा की वैल्यू रख दो 2πf, एल इक्वल्स टू 200√3। ठीक है, तो एफ की वैल्यू दे ही रखी है 50, इंडक्टर अपना 200√3 अपॉन 50 इंटू 2 इंटू पाई। यहां से सॉल्व कर लेना इसको, 100 50 2, एल की वैल्यू आ जाएगी 2√3 अपॉन पाई, है ना। 2√3 अपॉन पाई ये बनेगा बेटा। इसको आगे सॉल्व करके देख लो कितनी वैल्यू बनेगी इंडक्टर की। तो इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। अब तुम सोचो, तुमने जो 2√2 करवाया था वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ये करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा तो दिस विल बिहेव एज अ आरएमएस वैल्यू, क्योंकि दोनों डीसी वैल्यूज है ना, तो डीसी वैल्यूज आरएमएस होती हैं इस वजह से। 10th करो। अब 10th में क्या हो जाएगा, 10th में हटा के सॉल्व कराना। तो ये क्या कह रहा है कि आरएमएस वोल्टेज है वीएलसीआर मेजर्ड अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर connected across a AC source. It is found that the ratio of VLCR is this. ठीक है, मतलब ये तुम्हें आरएमएस वोल्टेज का रेशो दे रखा है और सर्किट में जो आरएमएस वोल्टेज दे रखी है वो 100 वोल्ट दे रखी है। तो बोल रहे हैं वीआर किसके अप्रोक्स होगा। तो देखो, अगर तुम वो वोल्टेज का फॉर्मूला लगाना चाहते हो कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है तुम्हारे सर्किट में वो होती है V²R प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू या तो आरएमएस के लिए लगाई जा सकती है या पीक के लिए लगाई जा सकती है ना। इन दोनों केसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसी भी टी टाइम के लिए ये फॉर्मूला यूज मत करना। तो यानी ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड हो जाएगा क्योंकि इसने तुम्हें क्या दे रखी है, वो वाली वैल्यूज दे रखी है आरएमएस वैल्यूज। तो वीआर का 3rd रेशो है, वीसी का 2 रेशो है, वीएल का 1 रेशो है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देना। वी की वैल्यू तो 100 दे ही रखी है तुम्हें, वीआर की कितनी हो जाएगी फिर वैल्यू, 1:2:3 दे रखा है, तो वीआर कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। Yes. RMS value are measured across inductor and capacitor and the resistance in a series connector. Is not to the ratio of VLCR, the RMS voltage. VR फाइंड करनी है। तो देखो VL का 1:2:3 के किसी को कांस्टेंट के अकॉर्डिंग तो मानना पड़ेगा ना भाई। 1:2:3 को किसी कांस्टेंट के बराबर तो मानना पड़ेगा कि 1 रेशो किसके बराबर है। यस मैम। तो किसी कांस्टेंट x के बराबर मान लो, ठीक है, किसी x या y के बराबर ले लो, तो VR किसके बराबर हो जाएगा भाई, उस कांस्टेंट के 3 टाइम्स। 9x²। हाँ 3 टाइम्स हो जाएगा ना उस x के। भाई VC कितने टाइम हो जाएगा, 2x टाइम, और L कितने टाइम हो जाएगा, ये 1 रेशो है तो ये बस x टाइम हो जाएगा। तो 100 इक्वल्स टू कितने के बराबर आया, 3 9x² प्लस x²। तो 100 इक्वल्स टू √2√10x। क्लियर। तो अब ये कितना बचा भाई, √10x। x की वैल्यू आई 100/√10। ये कितना आंसर आया, 10√10 आ रहा है मेरे को। हाँ 100 को क्या लिख सकते हो, 10 × 10 अपॉन √10। तो एक को यहाँ कैंसिल कर दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, 10√10। तो यानी जो तुमने वो कांस्टेंट जो क्वांटिटी थी जो इन रेशो में बटी हुई है वो कितने के बराबर है, खुद के 10√10 के बराबर है। तो ये 10√10x है, तो VR अपना कितना था, 3x। 30 तो कितना बनेगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 30√10। तो 30√10 किसके बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 95. 94 अप्रोक्सीमेशन दे। ये कांस्टेंट वैल्यू किसी x के बराबर होगी तो वहां से आपने निकाला है ये, तो 95 सही है आंसर। मैच कर लेना तुम लोग क्या रहे हो, ठीक है। 10√10 आंसर है बिल्कुल।
ठीक है। A box है P coil Q are connected in series with an AC source of variable frequency, मतलब variable frequency पे यूज कर रहे हैं हम लोग। ये बॉक्स है RC सर्किट का और ये LR मतलब LCR ही सर्किट है। अच्छा ये कॉइल बना दी इन्होंने LR सर्किट की, ठीक है। EMF ऑफ द सोर्स इज कांस्टेंट एट 10 वोल्ट, मतलब यहाँ पर इसका जो EMF है वो 10 वोल्ट पे कांस्टेंट है। बॉक्स P कंटेन ए कैपेसिटर ऑफ दिस coil has this resistance has this, the frequency is adjusted so that the maximum current flows in P and Q। तो देखो मैक्सिमम है तो LCR सर्किट ही, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा भाई? रेजोनेंस कंडीशन पे। यस मैम। तो रेजोनेंस कंडीशन निकालनी है, तो रेजोनेंस कंडीशन पे सर्किट में करंट निकाल लो। पहली बात तो कि करंट कितना आएगा रेजोनेंस में, करंट निकालना जरूरी है कि कितने पे आएगा। और कैसे निकालोगे भाई? P मैम equals ये आर भी दे रखा है मैम, ये हाँ हाँ वोल्टेज तो मैम दे ही एक्चुअल और एक्चुअल निकालना पड़ेगा। वोल्टेज तो दे ही रखी है कि वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है। वोल्टेज तो दे ही रखी है कि भाई ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, करेक्ट। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल? 68 प्लस 32 कितना हुआ? 100 इक्वल्स टू आई। तो आई की वैल्यू तो आ गई 0.1 एम्पियर, ठीक है। ये तो तुम्हारा सर्किट में टोटल करंट इतना फ्लो कर रहा होगा, करंट निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें? the frequency is adjusted so that the maximum current flow in P and Q। करंट निकाल लिया, हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस P। तो वोल्टेज कब निकल सकती है? जब इनके अक्रॉस का इंपिडेंस पता हो। भाई देखो C और R ये एक साथ बन गए ना, अब R C का मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि इंपिडेंस कितना बनेगा इसका Z इस सर्किट का। देखो P का पूछा है ना, तो P के अक्रॉस निकाल लो कि P के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। दोबारा से V इक्वल्स टू आई जेड लगा देना, V इक्वल्स टू आई जेड। अब वोल्टेज नहीं, अब करंट कितना जा रहा है? करंट तो इतना ही जाएगा, सीरीज में है तो 0.1। Z की वैल्यू चाहिए होगी तो Z निकालो बेटा। देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P यानी Z चाहिए होगा, तो Z निकालेंगे कैसे? अंडर रूट ऑफ, सिर्फ P के लिए लेना, अभी ये L और R ऐड मत करना क्योंकि इन्होंने P के लिए पूछा है ना। तो बस पूरे सर्किट का निकालने की जरूरत नहीं है। P में मेरे पास R और C है तो मैं बस R और C का ले सकती हूँ। तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C, बस ये Z निकाल दो और फिर दोबारा I Z लगा दो, हो गया काम। R की वैल्यू देखो यहाँ पे आपके पास 32 है तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर XC हो जाएगा 1/ओमेगा C। तो ओमेगा गिवन है क्या? डू वी हैव ओमेगा? ओमेगा नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले अब रेजोनेंस कंडीशन के लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा, है ना। भाई देखो मुझे जेड चाहिए था पर जेड में ओमेगा की जरूरत पड़ी, अब ओमेगा निकालो। ओमेगा यानी रेजोनेंस कंडीशन पे ओमेगा किसके बराबर होगा? 1/√LC। यस मैम। तो आपके पास L की वैल्यू है, बिल्कुल है 4.9 इंटू मिली 10⁻³ कैपेसिटर की वैल्यू 10⁻⁻6। तो भाई यहाँ से ओमेगा निकालो। ओमेगा, ये इतना लेंथी क्वेश्चन, ओमेगा निकाल के यहाँ पे रखो और फिर Z निकालो कि Z कितना आता है। Z आ गया, उसके बाद फिर से V इक्वल्स टू आई जेड कर दो, तो यानी ये वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस V पे। हाँ मैम ये जो डायरेक्ट हम C रखेंगे वो वही वाला रख देंगे जो C गिवन है हमें वहाँ P बॉक्स में। हाँ, C तो 1 माइक्रोफेराड है ना, 1 माइक्रोफेराड। मैम बस इसी में कंफ्यूजन हो रहा था कि जो C का मैम जो लेंगे हम वो रिएक्टेंस में हम वो सिर्फ पूरे P बॉक्स का लेंगे या फिर सिर्फ C का लेंगे? नहीं, अगर पूरे बॉक्स का ले लोगे तो इम्पीडेंस भी पूरे बॉक्स का ही आएगा ना। फिर अगर आपने मतलब क्या, C तो एक ही है, C तो पूरे बॉक्स का कैसे? अगर रेजिस्टेंस मैम अगर हाँ मैम LCR मानते हैं तो मैम पूरे को फिर वो C अगर मानते हैं, पूरा अगर मानते ना तो बस इसमें R1 प्लस R2 हो जाता। वो अगर पूरा LCR सर्किट बनाना था तो R1 प्लस R2 करते ना, तो ये पूरा एक LCR सर्किट बन जाता जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होती 100। ठीक है, अब इन्होंने उस रेजिस्टेंस को अलग अलग लिख दिया कि एक LR सर्किट बना दिया और एक RC सर्किट बना दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि जो ये बॉक्स है P जिसमें सिर्फ RC सर्किट है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा या कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा। तो सिर्फ इसका इंपीडेंस निकालो ना, सिर्फ इसी का बहुत है। देखो इसका कितना आएगा,
इसका इम्पीडेंस चाहिए होगा भाई, जेड की वैल्यू, ओमेगा निकालनी पड़ेगी, जेड निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन बेस्ड तो है थोड़ा सा, कर लेंगे क्या, करो। ओमेगा इक्वल्स टू 1, देखो 4.9 है, शायद रूट बन जाएंगे 7 का, 12 टेंस टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा ये, तो ये टेंस टू द पावर ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन, देखो 4.9 बेटा 0.7 का रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट हटाओगे तो टेंस टू द पावर माइनस 6, सही है। ओमेगा ऊपर जाके टेंस टू द मैम पावर, हाँ मैम इधर ये 3 है, इधर 9 है, ये 3 है और 6 है, तो ये 10⁻⁹ हो गया और इधर से 10⁻10 हो गया, तो ये 7 आ जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा, तो मैम ऊपर आ जाएगा 10⁻5, नीचे आएगा 7। अच्छा, टेंस टू द पावर 5 अपॉन 7, ये वैल्यू आ रही है ओमेगा की, यस मैम। ठीक है। अच्छा ये ओमेगा आ गया, बस अब ये ओमेगा की वैल्यू रखो अपने उस वाले फॉर्मूले में, जेड वाले में बेटा, ओमेगा यहाँ रखो और सी की वैल्यू रखो और फिर जेड निकालो कितना आता है, बताओ। ये 32 का स्क्वायर है, मैम ये आ रहा है 49 इंटू 10⁻22। 49, हाँ मैम, स्क्वायर हो जाएगा ना उसका। मैम यहाँ स्क्वायर भी तो होगा 1/ओमेगा सी का, हाँ हाँ आपने स्क्वायर, हाँ होगा स्क्वायर होगा ना। ओमेगा सी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ओमेगा सी की वैल्यू क्या होगी, सी कितना है, टेंस टू द पावर माइनस 6 है ना, नहीं मैम 22 में आएगा। सी कितना है, हाँ यही तो है, ओमेगा सी, ओमेगा टेंस टू, तो ये बना टेंस टू द पावर माइनस 1 अपॉन 490। 7, तो 1/70 हो गया ना ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू आई 1/70, तो यहाँ जेड में रख दो वैल्यू, 32 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू 70, तो 70 ऊपर चला जाएगा, 70 का स्क्वायर हो जाएगा ये लो, अब कर लो, अब तो इजी कर दिया कैलकुलेटर से, 32 का स्क्वायर, मैम सी भी तो 10 प्लस हो गया वो। हाँ क्या हो गया, ठीक है मैम, सी, कुछ नहीं सी मैम। की पावर टेंस टू द पावर माइनस 6 है ना, ओमेगा सी निकाला है ना, ओमेगा सी 1/70 है, तो 1/ओमेगा सी 70 हो जाएगा, तो ये आया 32 1024 प्लस 70 कैलकुलेटर यूज कर लो भाई, 70 इंटू 70, ठीक है, ये आया 4900, अब इनको ऐड कर लो, 4900 प्लस, बहुत तेज बारिश आ गई भाई हमारे यहाँ, 1024 5924, इसका रूट कर दोगे तो ये 76.9 समथिंग आ रहा है, ठीक है 76.9, तो इसको क्या ले लें भी, 77 ले लो, जेड की वैल्यू 77 आ गई, हाँ जेड आ गया 77। Yes, ma'am. अब ये ऊपर वाली जो वैल्यू है v इक्वल, देखो अब क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू जो v इक्वल टू आई जेड निकाला था, यहाँ पे i की वैल्यू 0.1 दोबारा रख दो ये वैल्यू, बस और क्या करना है, आगे आंसर v इक्वल्स टू आई जेड, तो वोल्टेज आया है, निकालना है वही तो, करंट 0.1 है, z की वैल्यू कितनी है 77, तो ये 7.7 आ गया, ऑप्शन नंबर सी, हाँ बस यही तो करना ठीक था, है मैम। z निकालना था और कुछ नहीं करना, हाँ सी ऑप्शन है। मैम डायग्राम देख के थोड़ा कंफ्यूज सा हुए थे। मैम डायग्राम की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगा था, मैंने बहुत सारा सॉल्व भी करा, जैसे बस बस वो साथ कैलकुलेशन में, देखो, मैम ओमेगा कैलकुलेशन निकालते टाइम में साथ में मैंने 32 प्लस में ले लिया था। फिर वो ओमेगा, ओमेगा निकालते टाइम ओमेगा में 30, ओमेगा में तो आर यस की मैम, मैंने जरूरत वो नहीं, पूरा, मैम वो ओमेगा सी के साथ मैंने पूरा रेजिस्टेंस ले लिया था पूरे बॉक्स का ही। ओमेगा में तो आर की जरूरत नहीं है मेरे बेटा, नहीं मैम, वो मैंने पूरे बॉक्स को कैपेसिटर मान के ना ओमेगा सी प्लस में आर ले रखा था। हाँ वो तुमने फिर पूरे सर्किट का इम्पिडेंस निकाल दिया, ठीक है आ जाओ 12th बताओ, 12th मैम गलत हो गया। 12th में क्या है, चलो देखते हैं सवाल, दो रेजिस्टेंस है जिसमें, बारिश बहुत तेज आई है एकदम से, ऐसा है बादल फटेगा,
यहाँ तक आवाज सुनाई दे रही? ठीक है चलो। दो रेजिस्टेंस है भाई, एक तो सीरीज में लगाया है 5 वोल्ट आरएमएस सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, मतलब तुम्हारे पास एक्सटर्नल वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो ये आरएमएस वैल्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस इज 3 वोल्ट, तो यानी 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस 3 वोल्ट दे रखा है। अब देखो ये सीरीज में है, तो सीरीज में करंट तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो आईआरएमएस निकाल सकते हो यहाँ से, कितना आ जाएगा? अब भाई 3 के अक्रॉस करंट जा रहा होगा ना, अगर ये वीआरएमएस दे रखा है तो निकाल सकते हो कि कितना है, आईआरएमएस निकाल लो। वोल्टेज कितनी है? 5, तो इसके अक्रॉस तो 3 है, 3/6, तो यानी करंट तो जा रहा है 0.5 एम्पियर आईआरएमएस करंट। यस मैम, ये सही। इतना तो हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि आर को हम रिप्लेस कर देते हैं एक इंडक्टर से। कौन सा आर है भाई? अच्छा, दूसरा कोई आर लगा रखा है यहाँ पे, इसको इंडक्टर के साथ लगा दिया, तो अब कह रहे हैं कि करंट तो सेम ही रहेगा। भाई वो तो हमें भी पता है, नहीं बताता तो तब भी सेम ही रहता। तो अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैसे निकालोगे भाई? अब तुम्हें क्या करना है, V = I/Z। भैया पूरा सर्किट की बात आ गई ना। पूरे सर्किट में वोल्टेज कितनी है? पूरे सर्किट की वोल्टेज है 5। हाँ, पूरे सर्किट का करंट, हाँ बोलो। जिसने लाइन बोल रखी है, इफ आर इज रिप्लेस बाय प्योर इंडक्टर एल सच मैग्नीट्यूड, तो मैम इसका मतलब क्या है सच मैग्नीट्यूड का? मैं भी कंफ्यूज हो गया था लाइन में। इन्होंने बोला है कि इंडक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से है कि पूरे सर्किट का जो करंट है ना वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर पहले करंट 0.5 ही आया है ना, तो बाद में भी वो 0.5 ही रहेगा। इस तरीके से हमने इस आर को रिप्लेस किया है, ठीक है। ओके। हाँ, तो अब देखो, अब तुम्हें पता है इस आर की जगह लग गया इंडक्टर। अब आर की जगह लग गया इंडक्टर, तो अब सर्किट में भाई करंट, अब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, अब सर्किट में क्या है? इम्पीडेंस। तो V = I/Z। R = Z आ जाएगा। 6 + R क्यों लगाओगे? अब R नहीं है, अब एक्सेल है। मैम नेट रेजिस्टेंस तो हम सेम लेके चलेंगे ना, उसकी जगह पे हमने वो लगा दिया ना। उसने कहा है, उसने ये क्यों बोल, इसने ये थोड़ी कहा है कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस R की वैल्यू और एक्सेल की वैल्यू बराबर है, ये कहाँ लिखा हुआ है? उसने तो नहीं कहा है। हाँ मैम हमारा I सेम रहेगा, तो मैम रेजिस्टेंस भी सेम रहना पड़ेगा ना, जो नेट रेजिस्टेंस है। We can't assume, हम चेक करेंगे, ठीक है। तो V = I/Z, ये फॉर्मूला लगेगा भाई। सर्किट का वोल्टेज तो 5 ही रहेगा जो इन्होंने दिया हुआ है, सर्किट का करंट चेंज नहीं हुआ जो कि 0.5 है, तो Z कितना आ जाएगा भाई? V/I करेंगे 0.5, तो Z आ गया तुम्हारा 10। हाँ यस मैम, 10 आ जाएगा। पक्का 10 आया है? मैम जो कैलकुलेशन है वो उससे तो 10 ही है, आंसर का पता नहीं। 10, हाँ, Z की वैल्यू 10 आई है ना। हाँ मैम। Z 10 आ गया, ठीक है। अब Z की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई एक्सेल में? √R² प्लस एक्सेल स्क्वायर। आपके पास R की वैल्यू है 6 ओम जो पहले से गिवन है, आपके पास Z है, आप एक्सेल नहीं निकाल सकते क्या? निकालो। Z की वैल्यू रखो 10, हाँ, Z की वैल्यू 10 रखो और R की वैल्यू 6 रखो, तो 10 100 माइनस R36 = एक्सेल स्क्वायर। कितना बना भाई? ये बना 64, 8 वोल्ट आ रहा है ना, तो एक्सेल 8 आ गया। मैम 8 ओम आएगा ना। हाँ सॉरी, एक्सेल की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब एक्सेल के अक्रॉस क्या निकाल दो? वोल्टेज। वोल्टेज मैम, यस। निकालो एक्सेल के अक्रॉस वोल्टेज। VL = मैम 4 आ I जाएगा। एक्सेल, है ना बेटा? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रही हैं चीजें? आ रहा है मैम। आ रहा है। बाकी के बच्चे, ये धनंजय और यही बोल रहे हैं अब्दुल्ला ही। हाँ देखो हाँ, एक फिर पूरे सर्किट के लिए लगाएंगे ना, Z आ गया, तो 100 में से ये एक्सेल की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 8,
तो VL इक्वल्स टू I, XL लगा दो, वही पूछ रहे हैं वो करंट 1/2 है, XL की वैल्यू 8 आई है, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी है, डी आ गया ना ऑप्शन यस मैम नंबर। सही है। बस यही करना था। 13th बताओ, 13th में कुछ पलक कह रही थी मैम कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है पलक बताओ। नहीं मैंने वो तो मैंने सबसे आसान कैलकुलेशन सही आया था इसलिए। सुपर इम्पोज कर दो भाई, A प्लस बी साइन ओमेगा टी, करेक्ट। डायरेक्ट करंट को सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर दिया, A प्लस बी साइन ओमेगा टी। इफेक्टिव वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, RMS। यस मैम। हाँ, इफेक्टिव वैल्यू RMS वैल्यू होती है। तो बस इसका तुम्हें रूट मीन स्क्वायर करना था, पहले उसका मैम ये स्क्वायर तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ना किसका, मैम, ये DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। अच्छा ये ऐसा भी होता है, मैंने तो नहीं पढ़ा। यस मैम। पढ़ा है तुम लोगों ने ये, यस मैम। किस किसने पढ़ा है। ये धनंजय पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है भाई, कहाँ से पढ़ रहा है तू, मैम कुछ देखा था मैंने, उसमें बताया था। पता नहीं क्या। अच्छा मेरी वीडियो क्यों नहीं दिख रही, मेरी वीडियो नहीं आ रही, मैम दिख रही है। मुझे नहीं दिख दिख रही है। ये मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता जो ये बता रहा है, मेरे को तो ये पता है कि इफेक्टिव वैल्यू RMS वैल्यू होती है, ठीक है। RMS वैल्यू हमें निकालनी आती है कि पहले हम मीन कर लेंगे, सॉरी पहले हम स्केयर का मीन, यानी 0 से लेके T अपॉन 0 से लेके T का DT, ये हो जाएगा A प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे बेटा इसका इंटीग्रेशन कर लेना, इतना तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे कर ही लेंगे। 1/t ये बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 0 से T का A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लो ये तो बहुत इजी हो गया, प्लस AB 2AB साइन ओमेगा टी। किसका 0 हो जाएगा भाई, AB साइन ओमेगा टी तो 0 बन जाएगा, 2AB साइन ओमेगा टी एवरेज वैल्यू कंप्लीट का। बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी का क्या बन जाएगा 1/2 बी स्क्वायर, और A स्क्वायर क्या बन जाएगा T, है ना, तो T से T कट ही जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आई थिंक मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होना चाहिए। डी ऑप्शन। तो ये बनेगा ना, A स्क्वायर के साथ भी T लगेगा, बी स्क्वायर के साथ भी T लगेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू होगी 1/2, T से T सारे बाहर जो है ये कैंसिल कर देगा, ये वाले T से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से सीधा डी ऑप्शन। एक लाइन का सवाल था ये तो। मैम समझ नहीं आया। कॉपी पेन चला, कॉपी पेन चलाओ, इसमें समझने लायक क्या है, इसमें तो इंटीग्रेशन है, हर्षित सर को बताऊंगी अभी। ओके मैम, वैसे भी मैथ्स में भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं। तो इतना तगड़ा इंटीग्रेशन थोड़ी है ये, मैंने तुम्हें सिखाया ही मैम हो गया मैम हो गया। कि कंप्लीट साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी 0 होता है और साइन स्क्वायर 1/2 हो जाता है, तो A स्क्वायर का हो T गया मैम। हाँ बी आ स्क्वायर गया। बाय 2T, बस ये इंटीग्रेशन है इसका, और ये 1/t बाहर लिखा हुआ है। अच्छा 14th बताओ, हो गया था 14th। मैम इसमें डाउट था। क्या डाउट है बताओ। मैम ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, मैम एक बार मेरा सी आ रहा था और एक बार ए आ रहा था। A और B में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, A और B तो देखते ही मना कर देना चाहिए। मैम ए और सी में वैसे आंसर मेरे को सी लग रहा था मैम, मैंने सी निकाला था। मैम मेरा भी अच्छा, सेम था, A और C में हो रहा अच्छा था। रुक, तो तुम दोनों का दिमाग एक ही चल रहा है, एक स्कूल में जा रहे हो ना तुम, सुनो यहाँ। मैम B और D तो नहीं होंगे डायरेक्टली। या अगर तुम ये कहते ना कि मैम या तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी A और B में, या मुझे कंफ्यूजन हो रही थी C और D में, तो मैं मान लेती कि तुमने कुछ पढ़ा है। बताओ मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। मैम आप भी एक बार सॉल्व करो। मैम सॉल्व करके मैम A और C में ही आएगा मैम, थोड़ा कंफ्यूजन। A और C में, A तो आ ही नहीं सकता, A और C में नहीं आ सकता भाई, वो C है और ये इंडक्टर है, कैसे। आओ चलो एक बार देखते हैं। मैम दोनों की तरफ से मैम π/2 का वो आता है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो। आ जाओ एक बार देखते हैं यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, हो सकता है मैथ से कुछ गलती हो गई हो। व्हेन AC सोर्स ऑफ EMF दिस, भाई EMF का सोर्स दे रखा है ये, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सर्किट। ये डायग्राम भी आंखें यूज करते हो, आंखें, यस मैम। तो आंखें यूज क्यों नहीं करी।
द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आर, ई एंड आई इज पाई बाय 4। इसमें देखना कौन आगे चल रहा है भाई, ईएमएफ आगे है ना, यस मैम। लार्ज सर्किट तो ईएमएफ आगे है, ये सर्किट बता रहा है कि पाई बाय 4 से ईएमएफ आगे चल रही है, सर्किट भी पढ़ना आना चाहिए। तो यानी ईएमएफ किस में आगे होती है भाई? मैम ईएमएफ आगे या फिर करंट आगे है? मैम इंडक्टर में आगे होती है। बताना एक बार, ये कौन सी चीज आगे है भाई? मैम ई करंट आगे है। नेगेटिव में है, करंट इज ई इन आगे है। नेगेटिव। ईएमएफ तुम्हारी अभी 0 से स्टार्ट हुई है भाई, करंट आगे है ना, फिर वो देखो तुम्हारी करंट की वैल्यू 0 कुछ देर बाद जाके हो रही है, ईएमएफ ऑलरेडी 0 पे होके आ चुका है। यस मैम। तो ईएमएफ इज लीडिंग यहाँ पे, तो ईएमएफ लीड कर रहा है, और कितने से? पाई बाय 4 से। तो ईएमएफ लीड करता है हमारा किसमें? इंडक्टर में। हाँ, तो यानी ये इंडक्टर सर्किट है, तो कैपेसिटर तो आंख बंद करके ही बंद कर देना चाहिए था। इसलिए मैं कह रही हूँ या तो कंफ्यूजन होनी चाहिए थी एबी में या सीडी में, और तुमने ये पेयर बनाए हैं, पेयर भी तो बनाए हैं महान। मैम वैसे इसका मैम बी मैग्नीट्यूड और डी सेम तो हमारे आता एलिमिनेट ही हो गए थे। एल। तुमने ए और बी, तुम पेपर साथ में बैठ के देते हो क्या फोन पे? नो मैम। साइड में एक फोन रखा है, भाई तूने ये कर लिया, तू इतने ऐसे कर, तू केमिस्ट्री कर, मैं इतने फिजिक्स करता हूँ, ऐसे तो नहीं करते। मैम नंबर भी नहीं हमारे पास तो। ऐसे मत करना भाई कि कभी एक जना मैथ कर रहा और एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, ऐसा ऐसा मैम तब ऐसे कर फिर लेना, तीर बख्श को भी ले लेंगे ना। ऐसा तब करना नहीं, जब तुम सेंटर चूज करो ना, तब ऐसा सेंटर चूज करना, ये धनंजय, अब्दुल्ला और ये पीर बख्श, ये तुम तीनों एक में हो जाओ, ठीक है? मतलब ऐसे, मतलब साथ साथ आ जाएं। मैं भी एक रील भी ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, दोनों के 99% आते हैं, दोनों दोस्त, दोनों के 99%, फिर कहते हैं सेम ही सेंटर था, वो कहते हैं हाँ, ठीक है। तो अपना टाइम ऐसे लेके जाना कि भाई 1.5 घंटे बाद मिलेंगे, दोनों जगह डिसाइड कर लेना, यहाँ मिलेंगे 1.5 घंटे बाद, तू ये सॉल्व कर रही हो, मैं ये, है तब तो बात बन सकती है भाई, अगर तुम्हारे वो अच्छे हुए तो। क्या लक अच्छा हुआ, पर इसमें तुम्हें एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, दोनों ही गलत। सुमित के घर में चले जाना, सुमित सबके नेगेटिव करवा देगा। सुमित तो बिल्कुल नहीं बताएगा तुम्हें। मैम 2 कदम तो घर दूर है आर्यन का। हाँ? क्या आर्यन का घर दूर है? आर्यन आ जाएगा, अगर नंबर की बात है तो आर्यन तुम्हें पताल से भी ढूंढ लाया। आर्यन बिल्कुल आ जाएगा, आर्यन कहेगा अरे मैम मैं तो चला जाऊंगा, आओ। नहीं आ पाएगा मैम, बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ अब नहीं आ पाएगा, वो कहेगा मैं बोट से आ जाऊंगा, मेट्रो नहीं तो बोट। मेट्रो नहीं तो बोट से काम चला लेंगे, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि ईएमएफ लीड कर रहा है इंडक्टर को 45 डिग्री से, ठीक है भाई। एलआर सर्किट की बात हो रही है, तुम्हारे पास 10 फाई है, 10 फाई किसके बराबर होता है? एक्सएल वाई बनाना, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें बनता है तुम्हारा एल, हाँ एक्सएल बनेगा, ठीक है, और बेस बनेगा तुम्हारा आर, है ना। तो भाई 10 45 डिग्री कितना होता है? 1। तो एक्सएल इक्वल्स टू आर आ गया इसमें, तो बस तो सी और डी में से देख लो, अगर मैम सी है। मैम सी आ रहा है। अगर ये 1 किलो ओम रखोगे, इंडक्टर निकालना है भाई, ये ओमेगा एल भी है, ठीक है, तो देख लेना अपने आप हिसाब से। ओमेगा के साथ ओमेगा कितना दे रखा है उन्होंने? 100। हाँ, तो ओमेगा 100 एल इक्वल्स टू 1 किलो, यानी 10 ये हो जाएगा ये। मैम डायरेक्ट 1000 है। तो ठीक है, तो एल की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा 15th हो जाएगा, ए लैम्प रिक्वायर ए डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर इतने टू ए फंक्शन, इफ इट इज कनेक्टेड टू ए दिस द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू, ये भी पावर फैक्टर का ही क्वेश्चन उसका है, सॉरी चॉक कोयल का क्वेश्चन है, यानी एलआर सर्किट का एप्लीकेशन। एक लैंप है भाई जो इतने पे चल रहा है, ठीक है, इतने पे फंक्शन कर रहा है, उसको 80 वोल्ट चाहिए
और करंट 10 एम्पियर चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर से, वोल्टेज 80 है, करंट 10 है, तो रेजिस्टेंस आ गया इसका 8 ओम, 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अब तुम्हारा इसको बना दिया LR सर्किट, ठीक है। कनेक्टेड कितने से किया है देखो, अब यहाँ पर इन्होंने 220 बेटा आरएमएस को अलग से बताया है कि ये 220 आरएमएस है, ठीक है। तो ये 220 ले लिया इन्होंने यहाँ पे आरएमएस की वैल्यू। करंट रेजिस्टेंस पता है 8 है, तो मैं L निकालना है। कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू आई जेड है, V इक्वल्स टू आई जेड। मैम एक्सेल निकालना, इसका मतलब ये है ना। हाँ वो तो दिया ही हुआ है ना, द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर वर्क, एक्सेल की वैल्यू निकालनी है। ऐसे तो अभी क्वेश्चन काफी करे हैं। हो जाएगा मैम, पेपर में नहीं होता बस। V इक्वल्स टू आई जेड होगा ना, V इक्वल्स टू आई जेड। वोल्टेज दे रखी है भाई 220, करंट कितना आया है, करंट दे रखा है 10 है, ये कितना हो जाएगा Z है, Z आ जाएगा ना कितना 22, होंगे हो जाओ 10 कितना आया 22 आ गया। तो अब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z स्क्वायर इक्वल्स टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैम एक डाउट क्लियर कर दो मैम, जो डीसी में हम यूज करते हैं, जो करंट दिखाते हैं वो मैम पीक लेते हैं कि आरएमएस लेते हैं, अभी क्लियर नहीं होंगे वो। जो यहाँ से वैल्यू निकाल वो, हाँ आर बताया तो था अभी क्लास में पिछले वाले में। मैम इसमें आरएमएस लेके तो किया है, आरएमएस मान ठीक के है। वो मैंने वो 200 वोल्ट हमने क्या माना था, वो 200 वोल्ट आरएमएस ही तो था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अगर एसी का 200 वोल्ट है ना, तो वो 100% आरएमएस वैल्यू ही है। एसी का 200 वोल्ट आरएमएस ही है। मैम तो एसी का तो हाँ, पता है, डीसी का पूछा यहाँ का जो करंट आएगा ना वो 0.5, तो वो उसका आरएमएस बनेगा, ठीक है, उसका आरएमएस वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पर भी वो आरएमएस ही वैल्यू बनी है। तो Z आ गया 22 देख लो बेटा एक बार सॉल्व करके, एक बार यहाँ पे R का -64 हो जाएगा, तो एक्सेल आ जाएगा, ठीक है, आराम से आ जाएगी वैल्यू। अपॉन में इसको आ जाएगा। आगे बढ़ो, 16th क्वेश्चन पे बढ़ो। रिपीट हो गए कितने क्वेश्चंस तो। 16th क्या कह रहा है, फेस एंगल फाई निकालो फॉर द बिलो सर्किट एंड द पीक करंट निकालो, पीक करंट, ठीक है भाई, और निकालेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है भाई, ये तीनों किस में हो जाएंगे, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए हो जाएगा, इफ दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी, यानी तीनों पैरेलल में है ना, रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में है। तो ये कितना बनेगा भाई 15/3 यानी 5, ठीक है, 5 बना। यहाँ पर आया कैपेसिटर कितना 0.004 फेराड। क्लियर है बेटा, आगे आओ। इंडक्टर में आप आगे चले ऐसे। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इंडक्टर का पैरेलल जैसे रेजिस्टेंस का होता है वैसे ही होगा। तो ये कितना बनेगा 0.1 पैरेलल में रेजिस्टेंस सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का पैरेलल होता तो कैसे करते, इसको आधा कर देते, 0.05 इसका रिजल्टेंट। अब ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 0.05 प्लस 0.05 कितना बनेगा 0.1 बन गया ऐसे सर्किट। तो यानी ये कैसा सर्किट दिया हुआ है भाई, ये एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, एलसीआर सर्किट है। अब एलसीआर सर्किट में पीक करंट कब आता है मुझे बताओ, रेजोनेंस कंडीशन पे। अब तुम्हें आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इन्होंने पीक करंट पूछ लिया और एलसीआर सर्किट है, तो समझ जाओ ये पीक करंट भाई एलसीआर वो तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन बन रहा होगा। तो बस V इक्वल्स टू आई आर कर दो, और पीक करंट में और भी कुछ ना कर सको तो ये बताया कि रेजोनेंस कंडीशन में फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो जाएगा। तो यानी डायरेक्ट आंसर सी भी लगा सकते थे, पीक करंट को ध्यान में रख रही। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था अब तक का जो मुझे लग रहा है। मैम डायग्राम में डर रहे थे। हाँ डायग्राम में क्या है, डायग्राम मैम वो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिन्हें छोड़ना होता है पेपर में, मैंने डायग्राम देख के सोचे में रख दिया था। मैंने तुम्हें एक चीज बोली है कि क्वेश्चन हमेशा पढ़ के देखो
क्या है। जो क्वेश्चन जितना तुम्हें डिफिकल्ट दिखेगा ना वो कभी उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, और जो क्वेश्चन जितना तुम्हें आसान लगेगा ना जिसे सब बच्चे करेंगे वो हमेशा कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ होती है। हाँ, मैंने कहा था जो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लगेगा ना वो सबसे आसान पाएगा, और ये बहुत तुम लोगों को भी अब तक पता लग जाना चाहिए था पेपर देख देख के। 17 देखो देख लेते हैं 20 एम्पियर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। वोल्टेज कितनी दे रखी है भाई इसने 100, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 5, तो ये 20 आ गया। सही है, बढ़िया। सही है मैम। हाँ, आ जाओ 17 देख लेते हैं। 17 क्या कह रहा है, सेल आइडियल है, कॉइल का इंडक्टर 4 ओम है, 0 रेजिस्टेंस है। अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है भाई इंडक्टर के पास, फ्यूज लगा रखा है 0 रेजिस्टेंस का, एंड विल ब्लो व्हेन करंट, अगर मतलब तुम्हारे इस फ्यूज के पास 5 एम्पियर करंट चला गया तो ये फ्यूज हट जाएगा। अब कह रहे हैं कि स्विच को ओपन करते हैं तो बताओ क्या होगा। तो इतनी बात है कि ये इंडक्टर है तो एकदम से करंट शूट नहीं होगा 5 एम्पियर पे, राइट। इंडक्टर का काम क्या है, करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करता है ना भाई। टाइम 0 पे तो करंट कितना रहने वाला है इंडक्टर में, 0। लेकिन टाइम जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो सर्किट में टोटल करंट जितना होना था, पीक करंट आई इक्वल टू आई नॉट, यानी पीक करंट पहुंच जाएगा। तो ये वो पूछ रहा है कि वो इन्फिनिटी टाइम ही कितना है कि पीक करंट हो जाए। अब तुम में से कई बच्चे लगाएंगे वो वाला इक्वेशन, ग्रो वाला, करंट ग्रो और करंट टिके। अब यहाँ पे दिया क्या है देखो, 0 रेजिस्टेंस, यानी ये एलआर सर्किट नहीं है। दिस इज नॉट एलआर सर्किट। वो लगता है अपना डिके एंड ग्रो वाला इंडक्टर में जब अपना एलआर हो। तो यहाँ पर कैसे लगाओगे भाई, ईएमएफ निकाल लो इसके अक्रॉस, ई इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ क्या होती है, एलडीआई बाई डीटी, राइट। यस मैम। एलडीआई बाई डीटी। इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस एल की वैल्यू दे रखी है, ईएमएफ कितना दे रखा है भाई 2, तो ही रहेगा ना। और तो कहीं सोर्स है ही नहीं जहां पे वोल्टेज, देखो इसने बार बार इसीलिए बोला है दिस इज आइडियल, दिस इज 0 रेजिस्टेंस। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि कहीं और पावर लॉस नहीं हो रहा। जितना तुम्हारे सेल की ईएमएफ है वो सारी की सारी किसके अक्रॉस शो हो रही है, इंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पर तुम ई को डायरेक्ट 2 रख सकते हो, बिकॉज देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी फ्यूज और स्विच, कहीं पर भी नहीं हो रहा। इंडक्टर की वैल्यू एल दे रखी है 4, तो डी आई बाई डी टी, तो ये किसके बराबर आ गया 1/2 के। तो इसको इधर ले जाओ, 2 डी आई इक्वल्स टू डी टी, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके t तक। करंट कितना बनाना है 0 से लेके 5 तक, तो ये कितना हो गया 2 × 5, और ये हो गया टाइम। तो टाइम आ गया तुम्हारा भाई 10 सेकंड आ गया, मतलब 10 सेकंड लग जाएंगे उसको, ठीक है। तो इसमें जो ग्रो करंट वाला फॉर्मूला होता है ना, ग्रोइंग करंट, करंट वाला कौन सा लगता है, E इक्वल्स टू आई नॉट, ई की पावर, अच्छा ग्रोइंग है ना, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाय टाउ। क्या ये लगा सकते हैं, आई नॉट की वैल्यू हमें पता है 5 है, और एक्सपोनेंट टी की वैल्यू हमें निकालनी थी, पर हमारे टाउ टाउ नहीं है ना, तो टाउ जब होता तो ये एल आर वाले में लगता, ये वाला फॉर्म था, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ इसके लिए आर और एल दोनों चाहिए। 18th बताओ भाई, ये तो तुमने आंख बंद करके कर दिया होगा, क्लास में ही कराया था। यस मैम, हो गया था रात। 60 डिग्री है ना, कौन लीड कर रहा है भाई, करंट लीड कर रहा है, याद रखना, वोल्टेज लीड्स, सॉरी करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। ये ऑप्शन देख के पता चल रहा है। पेपर देख लो, ये मैं कह रही हूँ जो तुम्हारी पेपर, अब तुम्हारा टेस्ट है ना, अब मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट में क्या 11th में क्या क्या आ रहा है, वर्क, पावर, एनर्जी और मैम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन। ठीक है, 12th पढ़ के जाना, 12th ही पढ़ के जाना, ठीक है। सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, अभी 11th पे फोकस मत करो, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है 12th रिवाइज करने के लिए। बारिश आ रही है, घर बैठे हो पकौड़े खाते खाते अपनी 12th रिवाइज कर लो। फिजिक्स में तो मैं यही बोलूंगी, बस 12th पढ़ के जाओ। ये हो जाएगा करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, बहुत इजी है। इंडक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, आई पूछ रहा है, सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगा, V इक्वल्स टू आई जेड लगा दो, जेड निकाल लोगे आराम से, V दिया ही हुआ है,
आई आ जाएगा। बस अब ये आई कौन सा आएगा, जो जो इन्होंने 220 वोल्टेज दे रखी होगी इनके मन में, वही आई आएगा। अच्छा इसमें कैलकुलेशन एरर है क्या? कितना आ रहा था जेड? ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में एरर नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है, हो सकता है एरर होगी। चलो 20 बताओ, 5 क्वेश्चन अभी तो रहते हैं तुम्हारे। 20 बताओ, 20 क्या किया इसमें? मुझे बता दो। मैं तो बता ही दूंगी भाई, तुम लोगों ने क्या किया है इसमें? कुछ नहीं करा मैम। मैम स्किप। सुमित तुमने क्या किया है? सुमित की ऑब्स्टेकल्स aren't in my ways, they are in my menu. Obstacles are, मैम डी किया था इसका, हो गया था मैम, सही था। ठीक है। देखो भाई इन्होंने करंट दिया हुआ है, ये करंट है, फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करते हैं तो करंट कुछ ना कुछ चेंज होता है, ये बताना चाह रहे हैं, ये आरएमएस करंट है। अब ये बोल रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है ऑसिलेटर के पास वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और इसका एम्पलीट्यूड भी फिक्स है, इन्होंने ये बताया है। तो ये कह रहे हैं ये करंट वाले ग्राफ हैं, तो ये बताओ कि इनमें से I1 I2 I3 का कौन सा ग्राफ होगा, P होगा, Q होगा, R होगा। इसका मतलब P Q R के अक्रॉस I1 I2 I3 सेट करने हैं। कर दोगे सेट? चलो I2 है इंडक्टर, इफ I2 इज इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी VL इक्वल्स टू I2 XL, ठीक है। तो I2 वाला करंट कैसे पड़ेगा भाई? V अपॉन XL, XL क्या हो गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L, यानी I2 करंट। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तो फ्रीक्वेंसी और करंट का नेचर देखो, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, तो यानी I2 का ग्राफ F के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो कौन सा बनेगा भाई? R वाला। I2 के अक्रॉस तो R आ जाएगा, 1 सेकंड में पता चल गया। यस मैम। अब I3 वाला देखो, I3 का है कैपेसिटर, तो I3 का लिखोगे तुम VC इक्वल्स टू I3 XC। मैम आंसर तो I2 से ही आ गया। आ जाओ XC का क्या लिखोगे भाई? 1/ओमेगा C, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, यानी 2 पाई FC इक्वल्स टू I3। तो I3 जो है, मैंने तुम्हें ये रेजिस्टेंस के साथ में कराया है रिलेशन, है भाई, मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करवाया था ना, रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। यहाँ पर तुम्हें करंट एंड फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, थोड़ा सा भी घुमा के दे देंगे तो ऐसे करके आओगे क्या तुम पेपर में? आरएफ ग्राफ ड्रॉ करवाए थे ना एलसीआर के विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो बस उसको करंट से पूछ लिया, तो यानी अब I3 यानी तुम्हारा F के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो F के प्रोपोर्शनल कौन सा ग्राफ है भाई? P, तो यानी I3 के अक्रॉस P है और I2 के अक्रॉस R है। तो अब I1 नहीं भी समझ में आ रहा तो वो अपना Q होगा। खत्म क्वेश्चन यहीं पे। आ जाओ आगे और बताओ, इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आया? देखो 24 तो सबने किया होगा भाई। मैम 22 भी कर लिया था। 24 तो देखो ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ के आने। इसमें तो तुम्हें बस ईपी प्राइमरी अपॉन ईएस इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस लगाना था। तो ये तो तुम्हारे 4 नंबर फ्री वाला सवाल था। आ जाओ 23 वाला क्या करके आए हो? सोलिनॉइड 12 वोल्ट डीसी सोर्स स्टडी करंट 2 एम्पियर कर लिया था ये। मैम इसमें 33 आंसर था, मैंने 32 लगा दिया। 32 कर दिया था। मैम गलत चले गया। चलो आओ देखते हैं। सोलिनॉइड है भाई 12 वोल्ट का, डीसी के साथ लगाया तो करंट 2 एम्पियर आया है। तो सोलिनॉइड का रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना आएगा? 6।
12/2 यानी रेजिस्टेंस इसका जो आर है वो आया 6, है ना। यानी ये एक ऐसा सोलिनॉइड है भाई जिसके पास रेजिस्टेंस भी है, तो 6 ओम का रेजिस्टेंस कैरी कर रहा है ये खुद भी। तो अगर इसको एसी सोर्स में लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, अकेला एलआर सर्किट की तरह काम करेगा खुद। तो बस एलआर सर्किट है, 12 वोल्ट दिया हुआ है तुम्हें, 12 वोल्ट क्या जो भी ये 12 वोल्ट है इसके अक्रॉस करंट 1 एम्पियर दे रखा है। अब दिमाग मत दौड़ाना कि ये 12 वोल्ट पीक है या ये 1 एम्पियर कौन सा है। ये जो 12 वोल्ट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 एम्पियर तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें क्या लगाना है भाई, V इक्वल्स टू आई जेड। अब ये सर्किट बना है तो सर्किट के लिए V इक्वल्स टू आई आर नहीं लगाते, बस ये समझ लो सर्किट के लिए V इक्वल्स टू आई जेड लगाएंगे, ठीक है। तो V तुम्हें दिया हुआ है 12, करंट दिया हुआ है 1, Z हो जाएगा तुम्हारा √XL² प्लस R की वैल्यू 36 है, तो आराम से XL आ जाएगा, आई थिंक बहुत इजीली निकाल लोगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ गए क्या ये। 22 मैम इजी था 22 हो गया था, व्हेन एन इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर, पावर फैक्टर वाले रिलेशन से हो जाएगा ये। हाँ पावर फैक्टर वाला ही क्वेश्चन है ये। देखो इंडक्टर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस सीरीज में है, करंट भी दे दिया, कह रहे हैं कि करंट डिफर इन फेज फ्रॉम अपलोड वोल्टेज बाय इतने रेडियन, तो वैल्यू ऑफ आर। तो पावर फैक्टर यानी cos फाई किसके बराबर होगा, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस बनेगा भाई एलआर सर्किट का बेस आर, हाइपोटेन्यूज बनेगी तुम्हारी जेड, है ना। तुम्हें दिया क्या हुआ है, करंट cos फाई की वैल्यू दे रखी है ना, मैं 1/2। कहाँ दे रखी है cos, द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम अप्लाइड, ये तो फाई दे रखा है फाई ना, और आर की 5/3। वैल्यू दे रखी है, तो cos फाई नहीं है ना, ये तो tan फाई है भाई, cos क्यों बोल रहे हो। करंट मैम और एंगल तो π/3 है ना, तो cos और फाई tan में फर्क तो पड़ेगा ना कि कौन सा है। करंट और वोल्टेज के फेज का डिफरेंस हमेशा तुम्हारा tan फाई होगा, tan फाई, तो tan फाई से निकाल लेना, मतलब जो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग देख लेना। तब कोई ऑप्शन नहीं। देखो मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं tan फाई लगाऊं, tan फाई की वैल्यू क्या होगी, XL अपॉन R। cos फाई लगाऊंगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, R अपॉन Z। तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है ये देखो, मेरे पास है I, ठीक है, बस I गिवन है। अच्छा 12 वोल्ट भी है, 12 वोल्ट और करंट है, तो यहाँ से R आ जाएगा, है ना। मैम R24 आ जाएगा। हाँ फिर करंट फिर क्या निकाल सकते हो, R आ गया, cos, अब तुम्हें निकालना क्या है, R ही तो निकालना है पागलो। मैम Z24 आएगा, फिर R12 निकलेगा बाद में। ठीक है, मतलब Z मेरा भी 12 हाँ है। एक से दूसरे वैल्यू में पुट करना है, निकाल लेना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारी चीजें गिवन है, इजी है, हो जाएगा। 21वां बताओ। मैम 21 तो था। 21 तो और भी आसान है। इसमें ये भी क्या है देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी हुई है भाई 200 दिस 1 माइक्रोफेराड के साथ कैपेसिटर के साथ लगाते हैं, तो व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एमीटर, क्या आएगा, आई करंट निकालना है, तुम्हें वोल्टेज दे रखी है, जेड निकाल लो, आई थिंक हो जाएंगे, ठीक है। किसी को अगर कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करवाना है तो वो बता दो। अब मैं फिर 25 को डिस्कस कर लेती हूँ एक बार, जो बताने वाला क्वेश्चन है। 25 बताओ किस किस ने किया है, 25 देख लो, ये है थोड़ा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर इंडक्टेंस दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस है, जिनको हम सीरीज में लगाते हैं, एक इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टेंस आर के साथ। अच्छा देखो कितना पागल बना रहे हैं। इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, सिर्फ इसका मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। दैट मीन्स डू यू हैव इंडक्टर
of 0.7 ohm, then you have resistance of 20 ohm, then you have another resistance of R. ठीक है, alternating voltage and with effective value of V is 220 वोल्ट. ठीक है, यानी VRMS दे रखी है 220 रेजिस्टेंस है ना. हाँ 20 ओम वाला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ही है. अब फ्रीक्वेंसी दे दी तुम्हें इतना, इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सर्किट. ये 220 तुम्हें आरएमएस दे रखी है, ओमेगा भी दे रखी है. अब कह रहा है कि आर की वैल्यू क्या रखें कि मैक्सिमम हीट जनरेटेड हो. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर एट विच मैक्सिमम हीट पावर इज जनरेटेड इज 100x. कब इस सर्किट में, अब ये कौन सा सर्किट है, एलआर सर्किट ही तो है ये. LR सर्किट. अब एलआर सर्किट में मैक्सिमम हीट कब जनरेट होगी, जब करंट क्या रहेगा भाई, रेजिस्टेंस तो है ही, जब करंट क्या रहने का, करंट मैक्सिमम. भाई करंट मैक्सिमम तो हीट भी मैक्सिमम होगी ना. हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी है, आई स्क्वायर आर टी. पावर पूछ रहा है तो पावर बस कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर आर. पावर की बात कर रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट चाहिए तब पावर मैक्सिमम आएगी. तो करंट निकालो कि इस सर्किट में करंट कितना बनेगा. तो करंट बनेगा आई इक्वल्स टू, ये जो वोल्टेज दे रखी है 220 अपॉन जेड. इस सर्किट का जेड कितना होगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल. तो टोटल रेजिस्टेंस लिखना, ये वाला आर बी प्लस छोटा वाला आर बी. तो करंट मैक्सिमम निकाल लो किस वैल्यू पे हो जाएगा. करंट मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हो बताओ. करंट मैक्सिमम निकाल लो, इसमें डी आई बाई डी टी कर दो इक्वल्स टू 0. डी आई बाई डी आर. तो जिस वैल्यू पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए वहां पर तुम निकाल सकते हो. और इसको देखो कैसे कर सकते हो. इसको मैं अगर करूं मैक्स हीट ट्रांसफर में, उससे करते हैं ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. देखो मैंने अगर जो करा था ना, मैंने करा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. वो क्या कहती है कि अगर मुझे अपने किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर चाहिए, ठीक है, तो इस आर की वैल्यू मुझे क्या क्या रखनी पड़ेगी. तो वो क्या कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को किसके बराबर कर दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, है ना. इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो. तो इसका मतलब तुम्हारा जो ये जेड है ना, इसको किसके बराबर कर देना, आर के बराबर कर देना. उससे भी आंसर सही आएगा, मैंने इस मेथड से करा था. तो z जो इस सर्किट का निकालोगे 0.7 और 20 का, वो किसके बराबर करना, r के बराबर करना. तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा, r की वैल्यू वही आएगी. कर लेना, z निकाल लो इस सर्किट का, z कितना आता है, r की वैल्यू रख देना 20 यानी 400 प्लस एक्स स्क्वायर एल. और देख लेना तुम्हारे r के बराबर ही वैल्यू आएगी. तो ये तुम्हारा होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से. ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. इससे भी कर सकते हो कि मतलब अगर मुझे सर्किट में मैक्सिमम पावर चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को किसके बराबर कर दे, इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे तुम Z को मान सकते हो 0.7 और 20 को, उसके बराबर R की वैल्यू रख दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पावर मिल जाएगी. बताओ सही है कि गलत है. कर सकते हैं ना ऐसे. तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन नहीं करना तो ये वाला मेथड अपना सकते हो. समझ में आया. यस मैम. जेड को आर के बराबर करो, देखो क्या आती है, करो जेड निकालो. जेड की वैल्यू क्या है, कितना आ रहा है जेड, प्लीज फाइंड. जेड निकालो, नियरली इक्वल आंसर आता है यहाँ पे. ठीक है, नियरली इक्वल आएगा. कितना आ रहा है, तुमसे ये भी नहीं निकलेगा भाई. 400 प्लस एक्सएल की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा 314 मल्टीप्लाई इंडक्टर कितना दे रखा है भाई, 0.7 इंटू 0.7 कितना आया मैम. ये 220 का स्क्वायर आएगा. हाँ 220 के आसपास आएगा ना. तो यही तुम्हारा रेजिस्टेंस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगा. तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि 200 इंटू 2, तो यानी इसकी वैल्यू तुम कितनी लिखोगे, 2 ही लिखोगे, 3 तो नहीं लिख के आओगे पेपर में इंटीजर टाइप में, तो 2 लिख सकते. तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है कि अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये वाला मेथड सही. ठीक है.
मैम वो अंडर रूट में r इंटू 100 है। कहाँ पे r इंटू 100 कहाँ है? 400 है। ये 400 ठीक है। 400 मुझे मैं समझ गया हूँ कि यहाँ बज रहा है। 400 ओके मैम। 400 ये 20 रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी है, तो z निकाला है, z को r के बराबर कर दो बस, और कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, डिस्कस कर लिया पूरा पेपर। हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। मैम 25 में मेन कॉन्सेप्ट क्या था? 10 थोड़ी आया है। मैम अभी मैम मैं कह रहा 50 हूँ क्वेश्चन नंबर 25 में मेन कॉन्सेप्ट क्या था? मेन कॉन्सेप्ट यही था कि मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ही था इसका मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम पावर का होता है ना कि अगर कोई भी मैक्सिमम चीज चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो, तो या तो फिर तुम पावर निकाल लेते और उस पावर को 0 के बराबर कर देते, तो वहां से भी आंसर आ जाता। तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन था ये। क्या हुआ सुमित? मैम फिफ्थ भी एक बार बताना। फिफ्थ नहीं किया गया हमने डिस्कस? नो मैम। फिफ्थ में क्या कह रहा है भाई? इसमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है बीटी ग्राफ की। वी किसके बराबर होगा इसमें? वी गिवन है इसमें, आरएमएस वैल्यू ऑफ वी टाइम वी। ये तुम्हारा ट्राइंगल कर्व है ना, तो ट्राइंगल में वी को किसके बराबर मान लो? टी के बराबर मान लो, वी इक्वल्स टू वी टी लिख लो। वी को वी जो तुम्हारी वोल्टेज की वैल्यू बनेगी उसको वी टी रख लेना। मैम यहाँ पे T/4 पे हमारा V मैक्स है ना? हाँ मैम VRMS फिर मैम V0 अपॉन में √2 नहीं हो जाएगा? ये आधी साइकिल के लिए है ना, √2 क्यों हो जाएगा? वो तो कंप्लीट साइकिल के लिए आती है। V0/√2 तो 0 से लेके कंप्लीट टी के लिए आती है, वो भी साइनोसोडियल में। यहाँ तो तुम्हें निकालना पड़ेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करके। ठीक है, कोई नहीं, इसको कल देख लेंगे, बहुत इजी है। v इक्वल्स टू वी टी कर लेना, इसमें इंटीग्रेशन कर देना 0 से लेके T/4 तक, फिर यहाँ से फिर 0 से T/4 ऑफ dt। ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा फिर, ये V0 स्क्वायर टी स्क्वायर। बस देख लेना एक बार, नहीं होता है तो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। बता देना, ग्रुप में शेयर कर देना। एक क्वेश्चन रह गया है बस, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं कर पाए। स्टॉप शेयरिंग, शक्ल बुला के